हम आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। वही दिल्ली सल्तनत जिसका उदय 1206 ईस्वी में हुआ था और इसका काल 1206 से लेके 1526 तक था। इसके प्रमुख 5 वंश हुए थे, उन पाँचों वंश को पढ़ेंगे। पहला वंश था गुलाम वंश और अंतिम वंश था लोधी वंश। गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक पढ़ेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे उन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दिया हुआ है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 में कुल 5 प्रमुख वंश रहे। यानी दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेके 1526 तक 5 प्रमुख वंश का उदय हुआ था। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1206 से लेके और 1290 ईस्वी तक था। दूसरा था, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था। दूसरा वंश था खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला दिया हुआ है अपना तीसरा वंश दिया हुआ है तुगलक वंश। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अगला दिया हुआ है चौथा वंश था सैयद वंश। इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। पांचवा वंश दिया हुआ है, इसका जो संस्थापक था सैयद वंश का वह खिरीज खा था। पांचवा वंश दिया हुआ है लोधी वंश। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी। आगे दिया हुआ है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसको ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हम पहले एक वीडियो में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी कौन था। फिलहाल इसको देखते हैं। आगे दिया हुआ है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था और जो गुलाम होते थे उनको फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन लोगों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी सैनिक पद के लिए इनको हायर किया जाता था। आगे दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक घोषित किया था और खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाया था। आगे दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। आगे दिया हुआ है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और कुतुब मीनार का स्थापना का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और कुतुब मीनार की निर्माण का पूरा काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दिल्ली का कुबत उल इस्लाम इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में हुआ था, एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। आगे दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह सबसे अधिक दान देने वाला, दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक दान देने वाला शासक था। आगे दिया हुआ है कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार का नींव डाला था तो उसके समय में केवल पहली मंजिल बन सकी थी, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंचा बनाया। आगे दिया हुआ है फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसका चौथा मंजिल नष्ट हो गया, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। यानी वर्तमान में कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट है और इसका सबसे अंतिम कार्य यहाँ पे दिया हुआ है फिरोज तुगलक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्वविख्यात बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था और प्राचीन बिहार में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। उसको ध्वस्त करने वाला जो आदमी था वह ऐबक का सहायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। आगे दिया हुआ है ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी और इसको लाहौर में दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कुतुबुद्दीन के मर जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया।
कुतुबुद्दीन जब मर गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। उसने दिल्ली सल्तनत पे 8 माह तक शासन किया। आगे दिया हुआ है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा और जो आराम शाह था उसका ही पुत्र उसका हत्या कर देता है जिसका नाम इल्तुतमिश था और उसने 1211 में दिल्ली की गद्दी को कब्जिया दिया। आगे दिया हुआ है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए लाहौर वाले राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। आगे दिया हुआ है, इसने हिज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक ऊहना के निकट करवाया था। आगे दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी और बोल रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। आगे दिया हुआ है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई और जो इल्तुतमिश था उसका मृत्यु अप्रैल में 1236 में हो गई। आगे दिया हुआ है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश के मर जाने के बाद उसका पुत्र जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था वह गद्दी पे बैठा। आगे दिया हुआ है, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। बोल रहा है कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से प्रभावित होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और गद्दी पे रजिया सुल्तान को बैठाया। आगे दिया हुआ है, इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली। आगे दिया हुआ है, रजिया ने प्रथा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा काबा एवं पुलाह टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। बोल रहा है कि रजिया जब सुल्तान बन गई उसके बाद उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और कुर्सों की तरह चोगा यानी काबा एवं टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया था। जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने अपने शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर जिसको घोड़े का सरदार कहा जाता था उनको नियुक्त किया था। आगे दिया हुआ है, गैर तुर्की को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुनिजिब बहराम शाह को बैठा दिया। बोल रहा है कि गैर तुर्की को सामंत बनाने के आरोप में रजिया सुल्तान को तुर्की अमीरों ने उनको गद्दी से उतार दिया और उनको बंदी बना लिया। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर निजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। आगे दिया हुआ है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। जो रजिया सुल्तान थी उनकी शादी अल्तुनिया नामक व्यक्ति के साथ हुई थी और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया। आगे दिया हुआ है, अल्तुनिया इल्तुतमिश के समय का एक तुर्की सरदार था। वह भटिंडा पंजाब का गवर्नर था। बोल रहा है कि जो अल्तुनिया था वह इल्तुतमिश के समय का एक सरदार था। वह भटिंडा पंजाब का निवासी था। आगे दिया हुआ है, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई और जो तत्काल शासक था बहराम शाह उसको बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। आगे दिया हुआ है, उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना और बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया। आगे दिया हुआ है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन को गद्दी से हटाकर वहां के नए सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद को बना दिया। आगे दिया हुआ है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था और जो बलबन था वह अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। आगे दिया हुआ है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जो बलबन था उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी जो मस्जिद था उसका विनाश बलबन ने किया था। बलबन का वास्तविक जो नाम था वह बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे दिया हुआ है, बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
जो बलबन था वह 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। और जब मंगोलों ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो उसका रक्षा इसी ने किया था। आगे दिया हुआ है, सीरी नामक नया नगर बलबन के समय में बलबन ने बसाया था। और दिल्ली में एक नया नगर का निर्माण किया था बलबन ने, जिसका नाम सीरी था। आगे दिया हुआ है, अपने अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बलबन ने एक नई नीति का पालन किया था, जिसका नाम था लौह एवं रक्त नीति। आगे दिया हुआ है, जर्मनी में लौह एवं रक्त नीति का उपयोग बिस्मार्क ने किया था और दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त नीति का उपयोग बलबन ने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे जर्मनी वाला लाना जरूरी था, क्योंकि जर्मनी में लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था और दिल्ली सुल्तान का अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे बलबन होगा। आगे दिया हुआ है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की। और जो नासिरुद्दीन महमूद था उन्होंने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। आगे दिया हुआ है, बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। और जो बलबन था वह आखेट अभियान के बहाने, आखेट अभियान मतलब पशुओं के चारा इकट्ठा करने के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर यानी टहलाकर दुरुस्त रखने का प्रयास करता था। आगे दिया हुआ है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बोल रहा है कि बलबन के दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। वहीं अमीर खुसरो जिनको हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शंभुद्दीन कयूम था। और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वह शंभुद्दीन कयूम था। इसी के साथ 1290 में इस वंश का विनाश हो गया, पतन हो गया। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश परीक्षा की नजर से, यानी गुलाम वंश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। दिया हुआ है, गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलुक वंश है। आगे दिया हुआ है, ममलुक शब्द का अर्थ होता है गुलाम और ममलुक शब्द का अर्थ होता है गुलाम। आगे दिया हुआ है, इस वंश के शासक पहले तुर्की शासकों या सेनापतियों के गुलाम रहे थे। यानी जो गुलाम वंश के शासक थे वह पहले तुर्की शासकों या सेनापतियों के गुलाम रहे थे। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1224 ईस्वी में की थी और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1224 ईस्वी में की गई थी। यह वंश लगभग 84 वर्षों तक चला था, 1206 से लेकर 1290 तक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रमुख शासक यानी गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन थे। पहला शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। आगे दिया हुआ है, 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जब गौरी का मृत्यु हुआ उसके बाद दिल्ली का शासक बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको इसने पूर्ण नहीं कर पाया था। आगे दिया हुआ है, उसे लखनौटी का विजेता भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को लखनौटी के विजेता के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली थी। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों दान देने वाला। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इल्तुतमिश। यहाँ पे दिया हुआ है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। गुलाम वंश को स्थिर और मजबूत बनाया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में गुलाम वंश को स्थिर और मजबूत बनाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। आगे दिया हुआ है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया और दिल्ली को भारत का राजधानी इल्तुतमिश बनाया। इसके पहले भारत का राजधानी लाहौर था। आगे दिया हुआ है, चांदी व टंका और तांबे का जित्तल जारी किया। इसने मुद्रा सुधार करके चांदी का टंका जारी किया और तांबे के जितल को जारी किया। आगे दिया हुआ है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाई और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे दिया हुआ है, रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी।
दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक थी। दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक थी। इनके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई भी महिला शासक नहीं हुई। आगे दिया हुआ है, बहुत योग्य लेकिन सामंत और उलेमा महिला शासक को स्वीकार नहीं कर पाए। यह शासक के रूप में बहुत योग्य शासक सिद्ध हुई थी, लेकिन जो वहाँ के अमीर तुर्की थे, तुर्की अमीर शासक थे, उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया। 1240 में डाकुओं के द्वारा विद्रोह में मारी गई। आगे दिया हुआ है, बढ़ते हैं तो बलबन। बलबन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बहुत कठोर और संगठित शासक था। शासन पद्धति लौ एवं रत्य नीति का पालन करता था। आगे दिया हुआ है, दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया और राज दरबार में दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक कठोर शासन इसी के शासनकाल में लागू किया गया था। नायब ए खुदा ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाया। लोगों के द्वारा इसे नायब ए खुदा का उपाधि प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा की, तुर्की सामंतों की शक्ति तोड़ी। बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा किया और तुर्की सामंतों की शक्तियों को तोड़ दिया। आगे दिया है कैकुबाद। कैकुबाद दिया है, जिसका शासनकाल 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। यह बलबन का पौत्र था यानी पोता था। यह सबसे कमजोर शासक था, विलासिता में डूबा रहा। यह कमजोर शासक होने के साथ साथ विलासिता में डूबा रहा। इसका जीवन ऐशो आराम में बीतता रहा और इसी के शासनकाल में गुलाम वंश कमजोर पड़ गया। 1290 में यह मारा गया। इसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। आगे दिया हुआ है उपलब्धियां। भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की नींव डाली। गुलाम वंश ने भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की नींव डाली। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को किया। मुद्रा सुधार किया गया इनके शासनकाल में इल्तुतमिश के द्वारा। स्थापत्य कला में भी इन लोगों ने वृद्धि किया। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रसिद्ध मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश का अंत। 1290 ईस्वी में कैकुबाद की मृत्यु के बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हुई और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया। अब हम आगे देखेंगे खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, यानी खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। आगे दिया हुआ है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया। यह दिल्ली में स्थित एक नगर था और इसने अपना राजधानी किलो खरी को बनाया, जो दिल्ली का ही एक शहर था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर प्रयाग में कर दिया। बोल रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी का भतीजा और उसका दामाद ने 1296 ईस्वी में प्रयाग के कालामानिकपुर में कर दिया। आगे दिया हुआ है, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना और 1296 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, वह दिल्ली का नया सुल्तान बना। आगे दिया हुआ है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। आगे दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देता था और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। आगे दिया हुआ है, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे अधिक और सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा अस्थाई सेना थी। आगे दिया हुआ है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने यानी घोड़ा को दौड़ाने और सैनिक जो सैनिक थे उनके विचारों को पढ़ने का जो सबसे पहले काम किया था वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी था वह भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी आधा कर दिया। आगे दिया हुआ है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काट लेने का अधिक आदेश दिया। इसलिए अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। आगे दिया हुआ है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था और दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने
मलिक काफूर को भेजा था। पढ़ेंगे मलिक काफूर कौन था। दिया गया है मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। यह गुजरात के खंभात क्षेत्र का एक हिंदू गुलाम था। जो मालिक काफूर था वह अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था। यह गुजरात के खंभात क्षेत्र का एक हिंदू गुलाम था जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है और मालिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे जमैयत, खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला व हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बोल रहा है कि जमैयत, खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा एवं सिरी का किला जो दिल्ली में स्थित था और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था। आगे दिया हुआ है अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है और जो अलाई दरवाजा है उसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। बोल रहा है कि यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत उल मस्जिद जो है उसी का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था और अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन ने मालिक याकूच को दीवान रियासत नियुक्त किया था और जो अलाउद्दीन खिलजी था वह मलिक याकूच को दीवान रियासत यानी रियासत का राजा घोषित किया था, मंत्री घोषित किया था। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की आर्थिक नीति की जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित तारीख फिरोजशाही पुस्तक से मिलती है। आगे दिया हुआ है खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रेहला इबन बतूता एवं फुतूह रसलाती इसामी की कृति है। बोल रहा है कि खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, रेहला पुस्तक इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है एवं फुतूह रसलाती इसामी की कृति है यानी इसामी के द्वारा रचित है। आगे दिया हुआ है मिल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिया जिसको सेंसर के नाम से भी जाना जाता है एवं नाजिर जो माप तौल का अधिकारी होता था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में सबसे अधिक योगदान मुहत्सिया और नाजिर का था। आगे दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दान दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया और राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत जितनी भी जमीन दान दी गई थी उसको वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे और अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में 2 नए कर को लगाया था। ये था चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दूसरा था गड्ढी कर जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों द्वारा 1297 से 1306 ईस्वी तक 6 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण हुआ था 1297 ईस्वी में, इसका नेतृत्व कादर खां कर रहा था। दूसरा आक्रमण हुआ था 1298 ईस्वी में, इसका नेतृत्व सल्दी कर रहा था। तीसरा आक्रमण हुआ था 1299 ईस्वी में, इसका नेतृत्व कुतलुग ख्वाजा कर रहा था। चौथा आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, इसका नेतृत्व तारगी कर रहा था। पांचवा आक्रमण हुआ था 1305 ईस्वी में, इसका नेतृत्व अल्ली बेग और तारताक कर रहा था। छठा आक्रमण हुआ था 1306 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व कवक एवं इकबालमंद कर रहा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे लग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वह 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसे नग्न स्त्रियों की तरह
पुरुष की संगत पसंद थी। आगे दिया हुआ है, मुबारक खिलजी कभी-कभी राजदरबार में महिलाओं का वस्त्र पहन कर आया करता था। बोल रहा है कि जो मुबारक खिलजी था वह कभी-कभी राजदरबार में महिलाओं का वस्त्र धारण करके आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। और जो बरनी था, लेखक बरनी के अनुसार मुबारक जो था वह कभी-कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा दौरा करता था राजदरबार में। आगे दिया हुआ है, मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और जो मुबारक खिलजी था या मुबारक खां था, उसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। आगे दिया गया है, मुबारक के ही सेनापति खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। और मुबारक खिलजी का ही सेनापति जिसका नाम खुसरो खां था, उसने ही 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की सिंहासन पे बैठ गया। उसके बाद यह दिल्ली के सिंहासन पे स्वयं बैठ गया। आगे दिया हुआ है, मुबारक खिलजी को मारने के बाद खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। और मुबारक खिलजी को मारने के बाद जो खुसरो खां था वह पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश ने सत्ता पर कब्जा किया और खिलजी वंश का समाप्त हुआ। और बोल रहा है कि मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश समाप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं खिलजी वंश तुगलक वंश के बारे में, वीडियो में बने रहिएगा। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश, यह दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश था जो खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया। जो तुगलक वंश था वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश था जो खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया था। आगे दिया हुआ है, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक, इसका दूसरा नाम तुगलक गाजी था, इसी व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे दिया हुआ है, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। और जो गयासुद्दीन तुगलक था वह अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए हुए अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, गयासुद्दीन ने इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए कुएं एवं नए नहरों का निर्माण करवाया। आगे दिया हुआ है, नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था और दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। आगे दिया हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद ग्यासपुर नामक एक नया नगर स्थापित किया। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर का स्थापना किया जिसको ग्यासपुर के नाम से भी जाना जाता है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस शैली में इस नगर में एक नए दुर्ग यानी किला का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है और इस दुर्ग यानी किला का दूसरा नाम छप्पन कोट है। आगे भी आंगा है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जब वह बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो जूना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबने से हो गई। आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है, गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद उलुग खां जो था या जूना खां, उसका नाम उलुग खां भी था और जूना खां भी था, इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इन लोगों ने सबको ही अपना नाम चेंज किया हुआ था क्योंकि इन सबके नाम में खां था और यह वंश तुगलक था तो सबको अपने नाम के अंतिम में तुगलक लगाना था। तो सिंहासन पे बैठते समय जितने भी तुगलक वंश के शासक हुए उन लोगों ने अपने नाम के अंतिम में तुगलक लगाया जिसके कारण इन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ था। आगे दिया हुआ है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। बोल रहा है कि मध्यकाल के जितने भी सुल्तान थे उनमें सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति कोई था, विद्वान शासक कोई था तो वह मोहम्मद तुगलक था। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। बोल रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा
का भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह बहुत निर्दयी शासक भी था और बहुत प्रेमी शासक भी था। वह जनता के दुखों को अपना दुख समझता था। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कृषि का विकास करने के लिए अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग का स्थापना किया। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपना राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी लाया और देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मल्लिक के सामान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। बोल रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपने प्रत्येक मल्लिक के सामान में दो पोशाक देता था, दो ड्रेस देता था, एक जाड़े के मौसम में देता था तो दूसरा गर्मी के मौसम में देता था। उसके दरबार में जो मल्लिक होते थे वह जो मुस्लिम विद्वान थे उन लोगों को मल्लिक के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा, धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। बोल रहा है कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने काल में कांसा जो तांबा का बना हुआ होता था जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। जो एडवर्ड थॉमस था उसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। आगे दिया हुआ है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और जो यात्री इब्न बतूता था जो मोरक्को का रहने वाला था वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। आगे दिया हुआ है, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। जो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान थे उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा और इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में सुल्तान ने चीन भेजा था राजदूत के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। बोल रहा है कि इब्न बतूता एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम था रेहला। रेहला पुस्तक में मोहम्मद तुगलक के समय के सभी घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता रेहला पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना और डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित चीजों को दर्शाया है। आगे दिया हुआ है, मोरक्को के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे और मोरक्को यात्रियों के अनुसार जो इब्न बतूता था उसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। पहला था अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता था। दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था जिसको घोड़ा से संचालित किया जाता था उसको उल्लूक के नाम से जाना जाता था। पैदल डाक व्यवस्था जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा पैदल चलकर पहुंचाया जाता था उसे दावा व्यवस्था किया जाता था कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। बोल रहा है कि इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। प्राचीन काल में जब सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर था तो उस समय किसी भी महिला को सती करने के लिए वहां के सुल्तान से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक के समय जिया लक्सबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रथम व्यक्ति था जिसका नाम जिया लक्सबी था। उसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया था। आगे लिया हुआ है, इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो। बोल रहा है कि इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। इस पुस्तक में एक तोता एक ऐसी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो और यह कहानी मिलता जुलता है इब्न बतूता से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गुड़ाल में हो गई थी। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में भारत के दक्षिणी भाग में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था, जिसका नाम विजयनगर था, और इसकी स्थापना उन लोगों ने 1336 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। और महाराष्ट्र में एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। उसने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। आगे दिया हुआ है, इतिहासकार बदाई में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। एक इतिहासकार है जिनका नाम बदायूनी है, वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह जो था बहुत निर्दयी आदमी था और लोगों के प्रति बहुत दया भावना का विचार भी रखता था। तो जब निर्दयी था तो लोगों को इससे दिक्कत था, और जो प्रेम करता था तो सुल्तान को लोगों से दिक्कत था, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते थे और यह लोगों को पसंद नहीं करता था। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। आगे दिया हुआ है, वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। बोल रहा है कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। आगे दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदाई में मीरन मुले, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, आजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक बदाई में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, आजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना, जिसका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। फिर से दोबारा बार फिरोज का राज्याभिषेक हुआ अगस्त 1351 को दिल्ली में। आगे दिया हुआ है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई, और जो खलीफा थे दिल्ली के खलीफा, उनके द्वारा इसको कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि प्रदान की गई। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो फिरोज तुगलक था वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां हिस्सा था। फिरोज तुगलक ने जजिया कर के साथ एक और नया कर लगाया था जो सिंचाई कर था, जो उपज के 1/10वां हिस्सा था। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, और फिरोज तुगलक अपने शासनकाल में 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। बोल रहा है कि फिरोज तुगलक अपने शासनकाल में 300 नए नगरों का स्थापना किया था। इनमें प्रमुख शहर हैं हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजाबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजाबाद टोपरा गांव को और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। आगे दिया हुआ है, टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्गान सीरत ए फिरोजशाही में मिलता है। बोल रहा है कि टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभ के परिवहन का चित्रित यानी चित्रण वर्गान के सीरत ए फिरोजशाही में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दियान ए खैरात की स्थापना की थी। जो सुल्तान फिरोज तुगलक था वह अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों के लिए एक नया विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। आगे दिया हुआ है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000
फिरोज तुगलक के समय थी। और सल्तनत काल में जितने भी शासक थे उन लोगों में सबसे अधिक गुलामों की संख्या फिरोज तुगलक के पास थी, लगभग 1,80,000। आगे दिया हुआ है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नई विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। बोल रहा है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम दीवाने बंदगान था। हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं, बंदगा का मतलब होता है गुलाम। गुलामों की रक्षा करने के लिए, गुलामों की देखभाल करने के लिए फिरोज ने एक नए विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम दीवाने बंदगान था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। और इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी अगर जिसका बाप सैनिक है और वह मर जाता है तो उसका बेटा भी सैनिक होगा। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवात-ए फिरोज शाही की रचना की थी। और जो फिरोज तुगलक था वह अपनी आत्मकथा फतवात-ए फिरोज शाही की रचना की थी। इसका जो आत्मकथा है नाम है फतवात-ए फिरोज शाही। आगे दिया हुआ है, इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स एवं सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। जब यह कमजोर पड़ने लगा तो अपना संरक्षण इन लोगों को बना दिया। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान के कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। बोल रहा है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लगभग 1300 संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल एक फिरोज शाही थी जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। बोल रहा है कि इनमें संस्कृत से फारसी में अनुवाद किए गए पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक था उसका नाम था दलायल ए फिरोज शाही, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित पुस्तक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बीह कहा जाता था। फिरोज तुगलक अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्के को भारी संख्या में जारी करवाया जिसको अद्धा एवं बीह कहा जाता था। आगे दिया हुआ है, फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। और जो फिरोज तुगलक था उसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। आगे दिया हुआ है, फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। बोल रहा है कि फिरोज काल में एक मस्जिद निर्मित हुआ था जिसका नाम था खान ए जहां तेलंगानी, उसका तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। आगे दिया हुआ है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। बोल रहा है कि जो सुल्तान फिरोज तुगलक था वह दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था उसका नाम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। आगे दिया हुआ है, इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। और जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था उसका शासनकाल बस दिल्ली से पालम तक रह गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। और जो तैमूरलंग था वह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, सबसे प्रसिद्ध शासक यानी तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। योजनाओं के कारण इसे तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध कारण बोला जाता है। आगे दिया हुआ है, सबसे निर्माण कार्य करने वाला शासक यानी सबसे अधिक निर्माण कार्य करने वाला तुगलक वंश का कौन सा शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे दिया हुआ है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो तुगलक वंश का अंत 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना, और इसका 1414 ईस्वी में अंत हो गया। इसके बाद सैयद वंश शासन काल में आया। आगे पढ़ते हैं सैयद वंश, वीडियो में बने रहिएगा। आगे दिया हुआ है, सैयद वंश इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। दिया हुआ है, यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। जो सैयद वंश था वह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। आगे देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां था। और सैयद वंश का संस्थापक यहाँ पे खिरीज खां होगा, गलती हो गया यहाँ पे। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से
ही खुश रखा और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने अपने को रैयत ए अल्लाह की उपाधि से ही खुश रखा। आगे दिया हुआ है ख़िलीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। जो ख़िलीज खां था वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख़िलीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था 1398 में आक्रमण करने के बाद, तो उसने ख़िलीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक घोषित करके गया था। आगे दिया हुआ है ख़िलीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। जो ख़िलीज खां था वह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जिसका नाम शाहरुख था उसको टैक्स भेजता था, कर भेजते रहता था। आगे दिया हुआ है ख़िलीज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। जो ख़िलीज खां था उसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। आगे दिया हुआ है ख़िलीज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और ख़िलीज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो मुबारक खां था वह दिल्ली की गद्दी पे बैठा और शाह की उपाधि धारण की। आगे दिया हुआ है याहिया बिन मोहम्मद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। एक वहाँ के शासक थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। आगे दिया हुआ है इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और जो इसका पुस्तक था यानी जो ये मुबारक शाह था उसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। उसी पुस्तक में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आगे दिया हुआ है यमुना के किनारे मुबारकवाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे एक नए नगर का स्थापना हुआ था जिसका नाम मुबारकवाद था और उसका स्थापना मुबारक शाह ने किया था। आगे दिया हुआ है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद पढ़ते हैं हम सैयद वंश के प्रमुख शासकों के नाम। सैयद वंश के जो प्रमुख शासक थे पहला शासक था ख़िलीज खां जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक था। यह वंश के संस्थापक थे यानी सैयद वंश के यही संस्थापक थे। आगे दिया हुआ है दूसरा शासक मोहम्मद शाह जिसका शासनकाल 1421 से 1445 तक था। इन्होंने सैयद वंश में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आगे दिया हुआ है अली शाह 1445 से 1451। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। उसका शासन कमजोर था और उसे दिल्ली से हटाया गया और यह कमजोर शासक होने के कारण दिल्ली में हार गया और इसके बाद लोधी वंश का स्थापना हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोधी वंश। लोधी वंश में दिया हुआ है इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था। यहाँ पे दिया यह लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने खुद को बहलोल शाह गाजी का उपाधि धारण किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे दिया हुआ है यहाँ पे दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। यह अफगान शासक था। आगे दिया हुआ है बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। इसने बहलोल नामक सिक्का का प्रचलन जोर शोर से दिल्ली में करवाया। आगे दिया हुआ है वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और जो बहलोल था वह अपने सरदार को मकसद ए अली के नाम से पुकारता था। आगे दिया हुआ है यह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और इसके जो सरदार थे वह खड़े रहते थे तो यह भी खड़ा रहता था उनके साथ। आगे दिया हुआ है बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और बहलोल लोधी के बाद बहलोल लोधी का पुत्र जिसका निजाम खां नाम था वह 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। आगे दिया हुआ है 1540 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा में एक नए शहर का स्थापना किया था। आगरा नामक एक नए शहर का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है भूमि के लिए मापन में परमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था और भूमि को मापने के लिए एक परमाणिक पैमाना जिसका नाम गजे सिकंदरी था उसका प्रचलन सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। इसी के द्वारा प्रचलित किया गया। आगे दिया हुआ है
गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। और गुलरुखी शीर्षक के साथ फारसी कविताएं लिखने का सबसे पहला काम सुल्तान सिकंदर लोदी किया था। आगे किया हुआ है, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। और जो सिकंदर लोदी था वह अपनी राजधानी को दिल्ली से परिवर्तित करके आगरा बनाया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह सिकंदर लोदी जो था वह मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से मना कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे दिया हुआ है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। और गले की बीमारी होने के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और जिस दिन इसका मृत्यु हुआ, इसका बड़ा पुत्र जिसका नाम इब्राहिम था वह इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके आगरा की गद्दी पे बैठा। आगे दिया हुआ है, संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। बोल रहा है कि संभवतः दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहार होली में मुख्य रूप से भाग लेता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बोल रहा है कि 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और युद्ध में मारा गया। यह मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। आगे दिया हुआ है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए यानी दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए उसको निमंत्रण पंजाब के शासक जिनका नाम दौलत खां लोदी था एवं इब्राहिम लोदी के अपने चाचा जिनका नाम आलम खां था, उन लोगों ने बाबर को निमंत्रित किया था। आगे भी हुआ है, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान पठान वंश था। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। आगे दिया हुआ है, इस वंश के शासकों ने केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अफगान सरदारों की स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण सफलता नहीं मिली। बोल रहा है कि लोदी वंश के जितने भी शासक हुए वे सभी केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अफगान सरदारों की स्वतंत्रता होने के कारण इनको सफलता नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, अंततः बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखकर लोदी वंश का अंत कर दिया। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा और लोदी वंश का अंत कर दिया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। अब हम दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला दिया हुआ है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। आगे दिया हुआ है, सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर होगा खान। आगे दिया हुआ है, महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही उत्तर होगा यामिनी वंश से, यानी महमूद गजनवी यामिनी वंश के शासक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। आगे दिया हुआ है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी। आगे दिया हुआ है, सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को सल्तनत काल में इनाम भूमि दिया जाता था। आगे दिया हुआ है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी को। आगे दिया हुआ है, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी का पूरा नाम था। आगे दिया हुआ है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? यानी दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा मोरक्को दक्षिण अफ्रीका का निवासी था इब्न बतूता। आगे दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है,
दिल्ली सल्तनत की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर में। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना किसे माना जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में 40 यानी तुर्कन ई चहलगानी किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सुल्तान जिसने सिक्का और खुतबा जारी करवाया था कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने सिक्का और खुतबा जारी करवाया था, खुतबा। आगे दिया हुआ है इल्तुतमिश को किस खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बगदाद के खलीफा ने। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। आगे दिया हुआ है रजिया सुल्तान कितने समय तक गद्दी पर रही? तो इसका सही उत्तर होगा 1236 से 1240 तक, लगभग 4 साल तक इन्होंने दिल्ली के सुल्तान के पद पे काम किया, उसके बाद इनको मार दिया गया। आगे दिया हुआ है रजिया सुल्तान का शासनकाल कैसे समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर की लड़ाई में पराजित होकर। आगे दिया हुआ है बलबन ने किस नीति का पालन किया? तो इसका सही उत्तर होगा लौह और रक्त नीति का पालन किया। आगे दिया हुआ है बलबन ने दरबार में किस प्रथा को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सिजदा और पैबोस को। आगे दिया हुआ है जीने इलाही की उपाधि बलबन ने किसके लिए ली थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं के लिए। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमणों से किस सुल्तान को सबसे अधिक जूझना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा बलबन को। आगे दिया हुआ है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा विजय अभियान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण भारत अभियान। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी व्यवस्था किस उद्देश्य से चलवाई? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करने हेतु। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रक अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर होगा शहनाई मंडी। आगे दिया हुआ है चिट्ठी प्रथा यानी गुप्तचर व्यवस्था किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सीरी नामक नगर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी बनाया था। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे दिया हुआ है तुगलकाबाद नगर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादास्पद सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे दिया हुआ है टोकन मुद्रा प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहले टोकन मुद्रा का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है खोड़ा हुआ नहर ए गजनी किसके शासनकाल में बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहर ए गजनी का निर्माण हुआ था, जिसे खोड़ा हुआ नहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 300। आगे दिया हुआ है किस सुल्तान ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया था। आगे दिया हुआ है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा खरीज खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे दिया हुआ है सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। आगे दिया हुआ है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद वंश। आगे दिया हुआ है लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। आगे दिया हुआ है किस वंश का शासक पठान था? तो इसका सही उत्तर होगा लोदी वंश के सभी शासक पठान और अफगान थे। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था, जिसको बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। आगे दिया हुआ है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 में। आगे दिया हुआ है पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी की। आगे दिया हुआ है पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। आगे दिया हुआ है सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी?
तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हजारों का सिपह सलार खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। आगे दिया हुआ है सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। आगे दिया हुआ है सल्तनत काल के टंकारा सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा तांबे के। आगे दिया हुआ है किस सुल्तान ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में नवरत्न रखा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे सभी अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है तुगलक वंश के किस शासक को दया का पुंज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक को। आगे दिया हुआ है किस वंश के शासक ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरी वंश के शासक ने शेरशाह। यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है, यह कयांतरण के कलांतर के हैं शासक। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में अमीर और मलिक पद किससे जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा सामंत और अधिकारी से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दीवान ए रियासत का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे दिया हुआ है अमीर ए दाद पद किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा न्याय व्यवस्था से। आगे दिया हुआ है सल्तनत काल का वजीर किस विभाग का प्रमुख होता था? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त विभाग का। आगे दिया हुआ है नायब सल्तनत किस पद को कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान के उप प्रधान को नायब सल्तनत की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे दिया हुआ है सिकंदर लोदी का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा निजाम खां। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गज सिकंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी को। आगे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे दिया हुआ है किस वंश के दौरान भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तुगलक वंश के दौरान भारत में प्रथम बार बारूद का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है खिराज कर किससे लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा किसानों से। आगे दिया हुआ है जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था। आगे दिया हुआ है खुम्स क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ईव लूट का 5वां भाग को खुम्स के नाम से जाना जाता था। आगे दिया हुआ है उस्र कर किससे लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम किसानों से उस्र कर लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर शासक कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर शासक माना जाता है। आगे दिया हुआ है मिनहाज ए सिराज किसका इतिहासकार था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश का। आगे दिया हुआ है तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मिनहाज ए सिराज ने तबकात ए नासिरी का रचना किया था, जो इल्तुतमिश का इतिहासकार था। आगे दिया हुआ है तारीख ए फिरोजशाही किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।